जय हिंद दोस्तों। ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर पिछले वीडियो में पाठ 1 को पढ़ाया गया था। अब इस वीडियो में जो है पाठ 2 को पढ़ाया जा रहा है। कक्षा 6 NCERT विषय भूगोल सामाजिक विज्ञान। ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर इस वीडियो का टॉपिक है, जो कि पाठ 2। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। ठीक, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी है। यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी के अलग रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। अगर कोई पूछता है ग्लोब क्या है, तो ग्लोब पृथ्वी के अलग रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक, देखो ये दिखाया गया है, ये अक्ष है आपका, इसी पर जो है पृथ्वी घूमती है, ये अक्ष है। ठीक, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते हैं। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ठीक, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके आकार में दिखाया जाता है। ठीक, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदु एवं रेखाओं के संदर्भ में आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। ठीक, राइट, जिसे अक्ष कहा जाता है। अक्ष कैसे कहते हैं? आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वह दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव। ध्रुव कितने हैं? 2, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। पश्चिम से पूर्व घूमती है। ठीक, लेकिन याद रखें कि इन दोनों में अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। बिल्कुल, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसमें देखो कुछ प्रैक्टिकली चीज़ बताया गया है। आओ कुछ करके सीखें। एक बड़ा सा गोला कार आलू या गेंद ले, स्वेटर बुनने वाली सलाई को इसके अंदर घुसा दे। यह सलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है। आप इस आलू या गेंद को उसके अक्ष पर बाएं से दाएं घुमा सकते हैं। ठीक, इसे विषुवत कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक, ये उत्तरी गोलार्ध हो गए, दक्षिणी गोलार्ध हो गए। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इसी प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है। ठीक, अक्षांशों किस में मापा जाता है? अंशों में। ये अक्षांश हैं जिसको आप देख रहे हैं, ये अक्षांश की रेखाएं हैं। ये जो देख रहे हैं आप। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को
दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उनकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तरीय दक्षिणी अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रगुप्त ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिज़ोंट दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर से एवं बेलो होरिज़ोंट विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। ठीक, इसलिए हम कहते हैं चंद्रपुर 20 अंश उत्तरी अक्षांश पर तथा बेले होरिज़ोंटल 20 अंश दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त कितने अंश का होता है? 0 अंश। उत्तरी ध्रुव 90 अंश उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव 90 अंश दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी हैं। ठीक, अब इसको पहले समझिए। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा ग्लोब के आकार में इसमें दिया गया है। इसमें ऊपर जो है ये उत्तरी ध्रुव है, नीचे दक्षिणी ध्रुव। अब बीच में जो आप ये रेखा देख रहे हैं ये आपका विषुवत वृत्त हो गया। ठीक, अब ऊपर से उत्तरी शीत कटिबंध ये जो पहला डॉटेड में दिया गया है ये, फिर उसके बाद उत्तरी ध्रुव वृत्त इसे ही कहते हैं इसको। फिर इसके बाद वाला जो आएगा ये कितने अंश का है? 66.1/2 अंश का। उसके बाद ये वाला जो है 23.1/2 अंश उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो है कितने से गुजरती है? 23.1/2 अंश से। और उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक, इसके बाद 0 अंश विषुवत वृत्त है, उष्ण कटिबंध भी इसको कहते हैं। इसके बाद फिर आइए नीचे देखते हैं 23.1/2 अंश को दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा कहते हैं और 23 और 66.2 अंश के बीच में जो गोलार्ध पड़ता है उसको दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध दक्षिण कहते हैं। ठीक, अब दक्षिणी ध्रुव में देखिए 66.1/2 अंश, उसके दक्षिणी ध्रुव वृत्त दक्षिणी शीत कटिबंध वृत्त इसको बोलते हैं। ठीक, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.1/2 अंश उत्तरी। फिर दूसरा में देखिए दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.1/2 अंश दक्षिणी। विषुवत वृत्त के 66.1/2 अंश उत्तर में उत्तरी वृत्त। और चौथा है विषुवत रेखा 66.1/2 अंश दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त कहते हैं। इसका कहने का मतलब यही है, उत्तर में 23.1/2 जो है उसे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.1/2 अंश जो गुजरती है उसे कहते हैं। तीसरा जो है विषुवत वृत्त 66.1/2 अंश उत्तरी में उत्तरी ध्रुव वृत्त और विषुवत रेखा के 66.1/2 अंश दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। बस यही तो समझना है इसमें। अब पृथ्वी की तापीय कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण कटिबंध से तात्पर्य क्या है? ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पाई जाती है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी कर्क रेखा तथा मकर रेखा
के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस स्थिति में सिर के मतलब सूर्य जो है सिर के ऊपर नहीं हो सकता है। तो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूर्य की तिरछी किरणें कहाँ होती हैं, तो ध्रुव की तरफ होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध का मतलब ये होता है शीत प्लस उष्ण, शीत प्लस उष्ण, तो मिलाकर शीतोष्ण हो जाएगा। कहने का मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर ठंडी और गर्मी दोनों मध्य में रहता है। ठीक, इसके बाद है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। शीत कटिबंध के क्या तात्पर्य है? ऐसा क्षेत्र जो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं पाया जाता। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर सूर्य जो है क्षितिज से ऊपर नहीं पाया जाता है, इसलिए वहाँ पर जो है ठंड अधिक बढ़ती है। ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? शीत कटिबंध कहते हैं। देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की भी आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर हैं, दक्षिण पर हैं। 20°00 दक्षिणी पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ रेखा को देशांतरी याम्योत्तर, ठीक, ये देशांतर रेखाएं हैं। देशांतर रेखाएं देखिए, देशांतर रेखाओं का ध्रुव से इस प्रकार से होता है। ठीक, ये देशांतर रेखाएं हैं। तो 30 अंश 30 अंश 30 अंश 90 अंश, ठीक, फिर 120 150 180 150 ऐसे ऐसे करके यहाँ पर ये उत्तरी ध्रुव है। याम्योत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में, उनके बीच की दूरी को किस में मापा जाता है? अक्षांश और देशांतर के अंश में मापा जाता है। ठीक, प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि ध्रुवों की तरफ जाने पर दूरी क्या होती है? घटती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। क्योंकि ध्रुव पर आप देख रहे हैं, ये ध्रुव है। यहाँ पर जो रेखाएं हैं एक समय आता है देखने लगती हैं कि ये हैं,
लेकिन एक समय आता है सभी रेखाएं एक ही स्थान पर जाती हैं तो इसमें कोई डिस्टेंस नहीं रह जाता, इस प्रकार से शून्य हो जाती हैं। यहाँ सभी देशांतरी यामात्रा आपस में मिलती हैं। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामात्रों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य अक्षांशों में कठिन था व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली यामात्रा से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामात्रा को प्रमुख यामात्रा कहते हैं। इसका मान 0 अंश देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 अंश पूर्व या 180 अंश पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामात्रा तथा 180 अंश यामात्रा मिलकर पृथ्वी के दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध में पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं। ठीक, यह जानना रोचक होगा कि 180 अंश पूर्व और 180 अंश पश्चिम यामात्रा एक ही रेखा पर स्थित हैं। इम्पोर्टेंट चेंज है। अब ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखाओं एवं देशांतरी यामात्रा गणना बड़ी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 अंश उत्तरी अक्षांश एवं 90 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित है। धुबरी एक जगह है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा, जहां पर काटती हैं वही मुख्य स्थान होगा उसका। ठीक, इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या 1 2 3 4 से क्षैतिज रेखाओं को क ख ग घ अक्षरों से व्यक्त करें। ठीक, जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को आबासादा नाम उस व्यक्ति मान लीजिए। ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। इसके पहले थोड़ा सा हम इस ग्लोब को देखेंगे। देखिए इसमें रेखाओं को कैसे दर्शाया गया है। ये जो बीच से होकर रेखा गुजर रही है इसे प्रमुख यामात्रा कहते हैं। 0 अंश इसका नाम है। ये वाली जो जा रही है जो डॉटेड रेखा है इसे प्रमुख यामात्रा रेखा। ये वाली जो है 0 वाली इसको विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पर अंश को दिखाया गया है 40 अंश दक्षिणी क्योंकि इधर नीचे जो है अर्ध गोलार्ध के दक्षिणी में है तो दक्षिणी गोलार्ध होगा। अब ऊपर चल रहे हैं पूर्वी में और उत्तरी में तो 20 अंश उत्तरी गोलार्ध हो गया, 40 अंश उत्तरी, 60 अंश, 80 अंश। ठीक, उसके बाद तो ध्रुव पर आ गए हैं और ऊपर जो है उत्तरी ध्रुव है, नीचे दक्षिणी ध्रुव। ठीक, अब ये 60 अंश पश्चिम, 30 अंश पश्चिम, ये है 30 अंश पश्चिम, ये विषुववृत्त है ये। और उसके बाद 30 अंश पूर्व इधर, 30 अंश पूर्व इधर है, 60 अंश पूर्व। आप देखेंगे वृत्त अ ख उत्तरी अक्षांश तथा 1 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति याद करें। देशांतर और समय, ये जो इसमें लाइन के माध्यम से दिखाया गया है वही चीज़। देशांतर और समय, देशांतर और समय को आइए समझते हैं हम लोग। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। ठीक, सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान
सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है, परछाई सबसे लंबी और सबसे छोटी कब होती है? जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती हैं। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामात्रा पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामात्रा स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगा। दोपहर कब होगा? ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामात्रा पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामात्रा पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगा। ठीक, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। क्वेश्चन पूछता है पृथ्वी किस दिशा से किस तरफ चक्कर लगाती है? तो ये जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाती है। अतः वह स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा अतः वह स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, और जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। यही मुख्य पॉइंट है। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 अंश एवं 4 मिनट में 1 अंश घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 अंश पूर्व में समय होगा 15 4 = 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 अंश पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजे होंगे, उस समय 180 अंश मध्य रात होगी। ठीक, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, दोपहर में उस समय घड़ी में 12 बजते हैं। उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय दिन में 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। स्थानीय समय का मतलब क्या है? घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। ठीक, आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतर मतलब सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग या मतलब ऐसे स्थानों का स्थानीय समय में अंतर के कारण जो है एक मानक समय माना जाता है, जिससे कि अपने अपने देश का सबको बखूबी जो है समय के बारे में पता रहे। होता है, उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, एग्जाम में आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यामात्रा के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामात्रा रेखा के स्थानीय समय पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में वैसे सही 1/2 अंश पूर्वी 82 अंश 30 मिनट पूर्वी को मानक यामात्रा माना जाता है। इस यामात्रा का स्थानीय समय पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिला के भारत का जो मानक समय है 82 से 1/2 अंश पूर्व, जिसे 82 अंश 30 मिनट पूर्व जो है देशांतर के रूप में माना जाता है, समय के रूप में, मानक समय के रूप में। इसे भारतीय मानक समय के माना जाता है। अब देखिए भारत से कहाँ से गुजर रहा है मानक यामात्रा 82 से 1/2 अंश पूर्व। इधर देखिए गुजरात की इधर 68 अंश पूर्वी है, और फिर इधर आप चले जाइए असम के इधर जो पूर्वी साइड जो है उत्तरांचल, क्या बोलते हैं, ये 97 अंश पूर्वी है। ठीक, इधर जो आपका ये वाला एरिया है, बांग्लादेश, असम, त्रिपुरा, मेघालय, इसी पर बहुत सारे देश हैं और राज्य हैं।
कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वो अपने मित्र आलोक से कहता है कि वह लोग आज रात में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देश रात में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनविच पूर्व 82 सहित 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशांतरित विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाया गया। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया। पृथ्वी के 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्र इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 अंश देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला है, पृथ्वी का सही आकार क्या है? तो इसका एक लाइन में उत्तर है, हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। यह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। यह सेब के आकार की है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा का अक्षांशी मान क्या है? कर्क रेखा का अक्षांशी मान 23 अंश उत्तरी अक्षांश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? तो पहला है उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय और शीतकटिबंधीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं? पृथ्वी में किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण अक्षांश लैटिट्यूड और देशांतर लॉन्गिट्यूड रेखाओं द्वारा किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? इसका रीजन इसलिए है, उष्णकटिबंध में कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर 12 बजते हैं, इसका क्या रीजन है? इसका सही आंसर, भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 अंश 30 मिनट में स्थित है तथा भारत का समय लंदन से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, क्योंकि देशांतर के प्रत्येक अंश में 4 मिनट का अंतर होता है। यही रीजन है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। प्रमुख याम्योत्तर का मान है? इसका उत्तर होगा 0। अब इसमें थोड़ा जानकारी के लिए हम बता दें, प्रमुख याम्योत्तर का मान 0 देशांतर है जो ग्रीनविच ब्रिटिश राज की वेधशाला पर स्थित है। यहाँ से 180 अंश डिग्री पूर्व या 180 अंश डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर का मान 0 अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? ध्रुवों के। शीतकटिबंध ध्रुवों के पास पाया जाता है। यह क्षेत्र ध्रुवों के नज़दीक होने के कारण बेहद ठंडे क्षेत्र होते हैं और यहाँ तापमान बेहद कम होता है। उत्तरी ध्रुव के आसपास साइबेरिया तथा कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड आदि के क्षेत्र तथा दक्षिणी ध्रुव के पास से क्षेत्र शीतकटिबंध के क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? देशांतरों की कुल संख्या जो है 360 है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। 179 पश्चिमी देशांतर, 179 पूर्वी देशांतर, एक जामा रेखा और एक 0 अंश देशांतर रेखा में से देशांतरों की कुल संख्या 360 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक।
दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पृथ्वी के सुदूर दक्षिणी हिस्से में स्थित है। यह स्थान अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिड किसका जाल है? अक्षांश समानांतर रेखाओं देशांतरी यामित्रों का। मानचित्र पर उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशाओं में खींची हुई सरल समानांतर रेखाओं का जाल जिसके संदर्भ में मानचित्र पर किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण किया जाता है, इसे संदर्भ ग्रिड भी कहते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, खाली स्थान भरो। मकर रेखा डॉट पर 23 सही 1/2 अंश दक्षिणी गोलार्ध। ठीक। दक्षिणी गोलार्ध है दक्षिणी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मानक यामी है, इसका होगा 82 सही 1/2 अंश पूर्वी। इसे ब्रैकेट में कहा जाता है 82 अंश 30 मिनट पूर्वी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 अंश यामी डॉट के नाम से जाना जाता है, इसको विषुववृत्त के नाम से जानते हैं। विषुवत वृत्त के नाम से जाना जाता है। देशांतरों के बीच, नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतरों के बीच की दूरी डॉट की तरफ घटती है, ध्रुवों। ध्रुवों की तरफ घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर ध्रुव वृत्त गोलार्ध में स्थित है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर में स्थित है, उत्तर गोलार्ध में स्थित है। ठीक। साथियों, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के पास भेजिए। साथियों, ऐसे ही पूरे NCERT को पढ़ने के लिए इस चैनल से जुड़े रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।